इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 993 यानी कि 993rd सेशन है। और हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर विपाक्षी वासनिक। डॉक्टर विपाक्षी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम में। एक इंट्रो देना चाहूंगी डॉक्टर विपाक्षी का। डॉक्टर विपाक्षी इज BHMS and MD Psychiatry, MBA in Hospital Administration and also a PhD scholar इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इनको 8 साल का क्लिनिकल और एकेडमिक एक्सपीरियंस है और फिलहाल ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन उल्लास पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जलगांव, महाराष्ट्र। तो आज का जो डॉक्टर वार्ष्णेय का टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें ये दो केस रिपोर्ट्स शेयर करेंगे यूजिंग केंट्स रिपोर्टोरियल अप्रोच। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you very much. I think I'm audible to everyone. So Yes, audible also and your slide is also visible. thank you, ma'am. So आज का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैम ने आज मेरा प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो उन्होंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि दैट आज मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के दो केसेस जो मैं अभी फिलहाल मैनेज कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे और उससे कुछ थोड़ा लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। See, before going into the, just a minute. Okay, so before going into the presentation, मैं थोड़ा मेरे प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहाँ पहले मैं शो कर देना चाहता हूँ। क्योंकि केसेस में जो है, जो साइकेट्रिक केसेस में दिक्कत ये होती है कि हमारे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। हम सारे डायमेंशंस को अगर हम इवेल्युएट करने की कोशिश करें या सारे डायमेंशंस को छूने की कोशिश करें तो प्रेजेंटेशन बहुत हेवायर हो जाएगा। So I draw two objectives for my presentation. पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि पेशेंट का जो लाइफ स्पेस है, जो पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री है, उससे पेशेंट के बीमारी का संबंध। हमें इस ऑब्जेक्टिव में ये समझना है कि मरीज का पास हिस्ट्री, उसके बचपन का जो माहौल था, उसके जो ट्रॉमास थे, उसका आज का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो है वो कैसे आकार देते हैं, वो हमें समझना है। और दूसरा है कि बेहतर केस टेकिंग, कि हम एक ऐसे अप्रोच विकसित करना चाहेंगे जहाँ पे साइकेट्रिक डिसीज जो होती है, उसकी जो जटिलताएं होती हैं, उसको हम अपनी कैंटेन अप्रोच के साथ तालमेल बिठाकर एक सटीक सिमिलिमम कैसे चूज करें, वो एक मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय केस नंबर 1. So my first case is Miss ARP. Uh, she is 32 years female. She is currently single. She is educated in mass communication, and right now she is working as an assistant editor in a reputed newspaper in Gujarat. So उसका जो प्रेजेंटेशन कंप्लेंट है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऐसी थी कि हमारा जो पेशेंट है वो काफी लंबे समय से क्रॉनिक एंजाइटी, एक्सट्रीम शाइनेस, खुद को इनएडिक्वेट समझना, छोटी छोटी बातों पे मॉडिफाइड महसूस करना, ये सब चीजों से पेशेंट ग्रसित थी। सो शी टुक इनिशियली, उन्होंने पहले एक साइकेट्रिक से कंसल्ट किया और साइकेट्रिस्ट ने उनकी जो एनजाइटी है और जो बाकी चीजें हैं, जो उनका जो अवॉइडेंस बिहेवियर था, उनको उसने कंसिडरेशन में लिया था। एंड उसको कंसिडरेशन में लेकर उन्होंने टैबलेट एसिटालोप्राम जो है मेडिसिन, वो बीडी जो कि एक एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, वो उनको प्रिस्क्राइब की थी। सो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हमारे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ कि
जो पेशेंट का जो एक्सट्रीम एंजाइटी अटैक्स थे उसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आई, जिससे वो एटलीस्ट उनका जो जो डेली रूटीन है उसको वो थोड़ा बहुत मैनेज कर पाए। ये साल 2022-23 के बीच की बात है। इसके बाद ये हुआ कि ये जब ट्रीटमेंट उनका चल रहा था तो उनका जो मुख्य स्वभाव था, जैसे कि फियर ऑफ जजमेंट, रिजिडिटी इन हर डेली रूटीन, और ये जो बाकी जो उनके जो सिम्टम्स थे उसमें उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। सिर्फ उनके घबराहट और एंजाइटी में थोड़ा बहुत उनको रिलीफ था बाय दैट एलोपैथिक मेडिकेशन। सो उनके ज़्यादा दिक्कत मतलब एनजाइटी वगैरह में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो हुआ, पर बाकी स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। सो उन्होंने एलोपैथिक मेडिकेशन को बंद किया और उन्होंने फिर होम्योपैथिक मेडिकेशन की तरफ वो मूव आउट किए। तो होम्योपैथिक मेडिकेशन उन्होंने 2023 और 24 के साल में उन्होंने कंसल्ट किया। सो उसमें ऐसा था कि उन्होंने हमारे एक होम्योपैथ मित्र हैं उनसे ही इनसे ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की थी। तो उसमें शुरुआती जो डायग्नोसिस था हमारे फ्रेंड का रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस, दैट शी ही डायग्नोज दैट दिस केस एज एन जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। और उसमें उन्होंने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था पल्सिथिला 30। सो शुरुआती एक हफ्ते में उनको एक सिंगल डोज दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर उन्होंने 7 डोज पर वीक कर दिया था। लेकिन पल्सेटिला का जो इफेक्ट था वो भी थोड़ा बहुत सतही हम कह सकते हैं उनके ऊपर इफेक्ट हुआ था, और डीप तरीके से काम नहीं किया था। पेशेंट डोंट फील बेटर आफ्टर टेकिंग दिस पल्सेटिला मेडिकेशन। सो सो आउटकम इज दैट कि हमारे जो पेशेंट थी उनकी नींद में थोड़ा सा स्वभाव और जो थोड़ा सुधार हुआ, उनकी ट्रेमलिंग में थोड़ी अस्थायी कमी हुई। लेकिन पुरानी आदतें जो थी, जैसे कि शी इज़ वेरी चिली पेशेंट, तो उनके कोल्डनेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। और उनकी जो डेली रूटीन में जो फिक्सी थी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। पेशेंट इज क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड, उनके कॉन्स्टिपेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो कोई ठोस सुधार न होने के कारण हमारे जो मित्र थे उन्होंने इस पेशेंट को हमारे पास फर्दर इवेल्युएशन मैनेजमेंट के लिए भेजा। सो जब पेशेंट को हमारे साथ हमको हमारे तरफ रिफर किया गया, तो हमने हमारे मित्र से उनके जो पास हिस्ट्री थी, उनको अभी तक जो मेडिसिन दी गई उस पर डिटेल में चर्चा की, और रीकेस टेकिंग हमने इसके ऊपर इनिशिएट किया। So these are the chief complaints which I took. इसमें patient having feeling of embarrassment, especially during public speaking. Patient feels that she is not adequate in a given setting. She is very sensitive to criticism. Patient feels that she is worthless in again in society, in family, and in workplace. And patient wants to live alone. All these complaints are aggravated when patient is giving any task to perform. So this is the physical generals, in which patient is very lean thin, fair in complexion. Patient का जो perspiration था, it is very profuse, sour smelling, and she had partial perspiration on head and feet. Patient having intensive craving for ice cream and boiled eggs. Thermally, patient is chilly, though she want ice cream even in cold season. In अभी का जो season चल रहा है इसमें भी patient wants ice cream after food. And the patient having very intense fear of being criticized. तो एंड पेशेंट का जो एलिमिनेशन है कॉन्स्टिपेशन, शी इज ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड व्हेन शी इज अवे फ्रॉम द होम। तो पेशेंट का जो कंफर्ट जोन है उससे अगर हम पेशेंट को बाहर निकाल देते हैं तो पेशेंट बिकम्स वेरी सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड। अराउंड 2 to 3 days patient is not able to pass the stool because she is away from the her comfort zone. So, in past history, patient is having severe eczema. Actually, she is suffering from tinea, which is treated by allopathic topical medication. In family history, father is diabetic since 10 years on allopathic medication. Mother is also diabetic and hypertensive since 5 to 6 years, again on allopathic medication. सो अभी जो लाइफ स्पेस है ये हमारे प्रेजेंटेशन का मेन फोकस पॉइंट है, जिसमें हमको पेशेंट की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको हमको लाइफ स्पेस के साथ
मर्ज करके डायग्नोसिस पे आना है, दैट वाज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो वो थोड़ा हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें। सो जैसे कि पेशेंट का जो फैमिली डायनामिक है वो ऐसा है कि उसका जो घर है इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियन घर था उनका। फादर वाज इमोशनली डिस्टेंट एंड ही ऑलवेज क्रिटिसाइज द पेशेंट अबाउट हर स्लोनेस, अबाउट हर क्लमसीनेस एक्सेट्रा। इन सब ये जो क्रिटिसिज्म उसके घर में हो रहा है बचपन से। अच्छा, शी इज अ एल्डेस्ट चाइल्ड इन आवर फैमिली। तो ये सब आलोचनाओं का, ये सब जो उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसका एक असर उस पेशेंट के ऊपर बचपन से ही बैठ गया है कि उसके मन में एक शर्मिंदगी, एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, ये एक बहुत गहराई में बैठ गई है जो अभी तक निकली नहीं है। और उसका एक ट्रॉमा भी है चाइल्डहुड का, जिसमें एट द एज ऑफ 5 इयर्स उसके स्कूल में एक स्टेज पे एक परफॉर्मेंस था उस बच्चे का, इन शी इज परफॉर्मिंग इन डांस। सो बिकॉज ऑफ स्टेज फ्राइट उन्होंने, उस बच्चे ने क्या किया पेशेंट ने, कि वो शी वेट हर क्लोथ्स ऑन द स्पॉट। सो उस इसकी वजह से उनके फादर बहुत एम्बेरस हुए, और उनके फादर ने उनके ऊपर एक हाथ भी उठाया और उनको बहुत ज्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज किया। तो फादर की जो ये इस तरह की जो सख्त प्रतिक्रिया थी उनके इस बेड वेट उस क्लोथ्स को वेटिंग करने को लेके, तो उसका और ज्यादा डर जो था उनके मन में वो बैठ गया है। उसका परिणाम ये हुआ कि पेशेंट को लगने लगा कि एनी काइंड ऑफ फेलियर ये एक बहुत बुरी चीज है और हमने बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए। और उनके अंदर सोशली इंफीरियर महसूस कराया गया, वो भी उनके मन में बैठ गया है, जो कि एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो कि पेशेंट का डायग्नोसिस है, इसका सबसे मुख्य कारण है। तो ये हमको उसके बचपन के लाइफ स्पेस से ये समझ में आता है। हम आगे चले तो स्कूल लाइफ में पेशेंट बहुत ज्यादा शर्मीली थी, शी इज वेरी शाय। जब भी कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर उनके घर पे आते थे तो वो कमरे में छुप जाती थी, उनके सामने नहीं आती थी। एकेडमिकली अगर देखा जाए तो पेशेंट इज इंटेलिजेंट, लेकिन उनकी जो एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, जो घबराहट है, उसकी वजह से शी वाज गेटिंग पर्सनलाइज्ड, स्पेशली इन वाइवा, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पेशेंट का पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों के सामने बात करना, प्रेजेंटेशन करना, इसमें भी बहुत ज्यादा पेशेंट को डर लगता है। पेशेंट उससे बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाना, ये सब होता है। तो ये पेशेंट बीमारी का बहाना इसीलिए बनाती थी क्योंकि उसको फियर ऑफ फेलियर था, जो कि बचपन में उसके मन में बैठ गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ फेलियर शी अवॉइड्स द प्रेजेंटेशन, शी अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा। सोशल इंटरेक्शंस की अगर अपन बात करें पेशेंट की, तो पेशेंट बचपन से ही खेलों में या अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलना अवॉइड करती थी। उसके बजाय वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ना पसंद करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो दूसरों से अलग है। ऐसा उसके मन में एक बात बैठ गई है। सो और उसकी वजह से ये हुआ कि स्कूल में वो बुली भी होती थी, और लोग उसके शर्मिलापन के वजह से, उसकी शाइनेस के लिए उसको चिढ़ाते भी थे। तो वो उस पर जवाब नहीं देती थी, और उसके बजाय शी जस्ट विड्रॉ, और वो अकेले में जाके रोती थी। इन सब व्यवहार का जो है पेशेंट के ऊपर ये असर हुआ कि उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई, जो आज भी हमको रिफ्लेक्ट होता है। और फियर ऑफ अपीयरेंस इन पब्लिक, ये भी बहुत साफ हमको पेशेंट के आज के बिहेवियर में दिखता है। अडल्ट लाइफ, अब की अगर अपन रूटीन लाइफ की अगर पेशेंट की बात करें, तो पेशेंट ने एक तरह का ऑब्सेस्ड दिनचर्या अपनी बना ली है। उसमें उनका एक तय शेड्यूल होता है, पेशेंट अगर उस शेड्यूल में थोड़ा भी बदलाव होता है तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल और बेचैन हो जाती है। पेशेंट की हैबिट में अगर अपन देखें तो पेशेंट घर से बाहर जाते समय बार बार तालों को चेक करना, बैग की जिप बार बार खोल के देखना कि वो ठीक से बंद है कि नहीं, खुद को परफेक्ट दिखने के लिए वो आईने में बार बार अपने अपीयरेंस चेक करना, ये बहुत देखने को मिल रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए उसने कोपिंग मैकेनिज्म भी बनाया है, जैसे कि वो फैंटेसी और बुक्स में अपने आप को इंडल्ज कर लेती है। और शी अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल कॉस्ट। मतलब पेशेंट ऐसा बोलती है कि जब भी कोई बहस शुरू होती है कॉलेज में, उनके कॉलेज में कहो या उनके वर्क प्लेस पे बोलो, या आते जाते समय ट्रेन में, बस में, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है,
और वो कहती है कि मैं ऐसी बहस से दूर रहना ही पसंद करती हूँ, मैं क्योंकि मैं किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। दैट वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द पेशेंट। सो इन इससे अगर अपन देखें तो तालों को बार बार चेक करना, शेड्यूल में कोई चेंज हो तो बर्दाश्त ना करना, ये पेशेंट की रिजिडिटी को शो करता है, जो उनके अंदर छुपी एक प्रकार की इनसिक्योरिटी जो है, उसके संभालने का या उससे कोप अप करने का एक प्रकार का तरीका है। हम ये इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पेशेंट एक न्यूज़पेपर में असिस्टेंट एडिटर है, और हाल ही में उनको एक प्रमोशन दिया गया था, तो उन्होंने वो प्रमोशन ठुकरा दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि प्रमोशन में अगर वो आगे जाएंगे तो उनको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑफिस में डील करनी पड़ेगी लोगों के, और उनके हिसाब से जो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स है उनसे उनको डील करना पड़ेगा, तो वो उन सब में इंडल्ज नहीं होना चाहती। सो उनके प्रमोशन को भी उन्होंने अभी रिसेंटली रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लैक ऑफ लो कॉन्फिडेंस। पेशेंट काम करने में बहुत ज्यादा मेटिकुलस है, एक्यूरेट है, लेकिन कोई भी लीडरशिप रोल अगर उनको दिया जाता है तो वो मना कर देती है। उनका एक रिसेंट रिलेशनशिप भी था, दैट शी इज ऑल्सो इन अ वेरी शॉर्ट रिलेशनशिप, जिसमें उनको ऐसा फील हो रहा है कि शी इज बीन सफोकेटेड एंड बाय क्रिटिसाइज्ड। सो इसलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की दूरी बना ली, और उसके बाद से पेशेंट सिंगल है टिल नाउ। सो इस एरिया से अगर अपन पेशेंट को जज करें या पेशेंट के अगर क्वालिटीज को जांचने की कोशिश करें, तो प्रमोशन को ठुकरा देना, लोगों से बचने के लिए लोगों से बचने के लिए स्पेशली, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही शो करता है पेशेंट का, जो कि एविडेंट है पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी में। सो अगर हम ये सारे सिम्टम्स को, और अभी जो अपने लाइफ स्पेस से जो उनकी जो अपने क्या कहेंगे, जो सिम्टम्स अपन ने विड्रॉ किया है, उससे अगर अपन पेशेंट का डायग्नोसिस पे अपियर हो, तो पेशेंट का डायग्नोसिस होता है इट इज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दिस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज diagnosed by the help of ICD-10, though ICD-11 is also available in for us, but I follow generally ICD-10 for diagnosis in psychiatric cases. सो यहाँ पे आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो आईसीडी के क्राइटेरियाज है और उसका जो एविडेंस है वो उनके पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री में जो अपन ने निकाला है, उससे अगर हम मैच करें तो पेशेंट का डायग्नोसिस होता है इट्स एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, क्योंकि साइकेट्रिक केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस चेंज भी हो जाता है। सो मैंने यहाँ कुछ मिलते जुलते सिमिलर डायग्नोसिस को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। इसमें सबसे कॉमन स्टेज जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें अगर अपन देखें तो ब्रॉड रेंज ऑफ वरीज, ब्रॉड रेंज ऑफ एंजाइटीज देखने को मिलती है, लेकिन सेल्फ इमेजिन सोशल फियर्स ये बहुत परसिस्टेंट है हमारे पेशेंट, जो कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है। सोशल फोबिया की अगर अपन बात करें तो पेशेंट को जैसे बाहर लोगों से अपियर होना, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है, लेकिन हमारे केस में ये पर्टिकुलर लोगों से बातचीत न करना, लोगों के सामने न जाना, लोगों से इंटरेक्ट करने का अवॉइड करना, ये उसके पर्सनैलिटी का पार्ट है, और वो उसके एंटायर लाइफ स्टाइल में बचपन से वो इसी पर्टिकुलर चीज में जी रही है, इसलिए सोशल फोबिया जो है वो हम यहाँ पे एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। थर्ड इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसे हम देख रहे हैं कि पेशेंट दिखती, अब शी अपीयर्स टू बी डिपेंडेंट, बट ये उसके कोर वैल्यू नहीं है। शी इज रादर विड्रॉ एंड हाइडिंग रादर डिपेंडिंग ऑन एनी अदर। तो अगर ये पर्टिकुलर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी नहीं जाता है। दैट्स व्हाई आवर फाइनल डायग्नोसिस इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। So, this is the clinical symptoms and the repertoire rubric which जो हमने लिए हैं फॉर केस प्रोसेसिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड एंशियस, माइंड कॉन्फिडेंस, वांट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, ऑल दोस फीचर्स आर देयर। साइड में क्लिनिकल सिम्टम्स भी लिखे हैं जिसको हमने रेपर्टरी रुब्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सो जब हम इसको रेपर्टराइज करते हैं, रेपर्टरी टोटलिटी में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट appearing drug is silica, another is pulsatilla, third is mitorinum. Patient already took pulsatilla previously.
सो यहाँ पे एक थोड़ा सा रेमेडी डिफरेंशिएशन करने की हमने कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं ये मटीरिया मेडिका का पार्ट है, जिसमें पल्सेटिला चेंजेबिलिटी मोड रहता है जो हमारे पेशेंट में नहीं है। मेडोराइनम में अगर आप देखें तो हरीड एंड इंटेंस होती है जो हमारा पेशेंट नहीं है। पेशेंट का रिएक्शन टू द स्ट्रेस है कि सिलिका में पेशेंट विड्रॉ हो जाता है, पल्सेटिला में क्राइंग एंड सिंपैथी होती है। मेडोराइनम में शी कवर अप द फ्लोज, वो कनिंग और इंटेलेक्ट यूज करके अपनी जो गलतियां उसको छुपाने की कोशिश करती है, जो हमारे पेशेंट में नहीं है। सिलिका थर्मली चिली होता है, पल्सिटिला हॉट होता है, मेडोराइनम हॉट होता है। कोर फियर जो है फेलियर इन पब्लिक, वो हमारे पेशेंट में है, जो कि सिलिका का भी एक पार्ट होता है। पल्सिटिला में फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन है, जो हमारे पेशेंट में नहीं है। और मेडोराइनम में कांस्टेंट फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल इज अबाउट टू हैपन बिहाइंड दैम, ऐसा उसको लगता है, जो हमारे पेशेंट में नहीं है। अगर हम क्लोज कमिंग रेमेडीज को अगर अपन डिफरेंशिएट करें मटीरियल मेडिकली, तो सिलिका जो है वो मोस्ट सिमिलिमम ड्रग हमारे केस में अपीयर होता है। सो फाइनल सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो हमने इस केस में दी है दैट इज सिलिका। पोटेंसी सिलेक्टेड इज 1 m, क्योंकि पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए हमने इसको में 1 m हायर पोटेंसी सिलेक्ट किया हुआ है। सो दिस आर द फॉलोअप क्राइटेरियाज, जिसमें हम डिक्रीज इन एंटिसिपेटरी एंजाइटी, इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेली रूटीन एंड कॉन्स्टिपेशन वाला जो पार्ट है उसको हम फॉलोअप करेंगे आफ्टर गिविंग मेडिकेशन। पेशेंट हमारे पास पहली बार आया था 22 नवंबर को इसी साल में। उस दिन केस डेफिनेशन हुआ था और उसी दिन हमने पेशेंट को सिलिका 1 m सिंगल डोज फॉर 1 वीक प्रिस्क्राइब किया। पेशेंट 6 दिन बाद जब आया तो उसकी जो एंटिसिपेटरी एंजाइटी है उसमें 20% रिडक्शन देखने को मिला। बाकी कंप्लेंट्स और रिमेंस एस्की। उसमें पेशेंट ने उस फॉलोअप में ऐसा रिपोर्ट किया था कि उसकी एक मीटिंग थी 27 तारीख को, मतलब 27/11 को, तो उसके एडिटर इन चीफ के साथ। उसमें उसने बोला कि पहले जैसे मुझे एंजाइटी होती थी, अभी मुझे एंजाइटी हुई थी उस मीटिंग के पहले भी, बट इट इज मैनेजेबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इंस्टेंसेस। इसमें क्लियर कट हम देख सकते हैं कि पेशेंट का जो एंटिसिपेटेड एंजाइटी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है आफ्टर गिविंग सिलिका। सिलिका 1 m अगेन रिपीट किया गया फॉर 2 वीक्स। इस महीने 15 तारीख को पेशेंट फिर आए थे फॉर फॉलोअप। उसमें हम देख सकते हैं कि उसका जो एंटिसिपेटेड एंजाइटी है वो प्रीवियस फॉलोअप से 30% इम्प्रूव था, और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसमें भी 20% इम्प्रूवमेंट था। उसके अलावा कोई न्यू कंप्लेंट्स नहीं थे। इन दोनों ही फॉलोअप्स में अगर अपन देखें तो पेशेंट का घर से बाहर जाने का कोई चांस आया नहीं। तो हम कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट का जो पार्ट है, जिसमें पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है जब वो घर से बाहर जाती है, तो वो इवेलुएट नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी तक रूटीन में आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो कभी नेक्स्ट सक्सेसिव जो फॉलोअप्स है उसमें अगर वो कभी बाहर जाए तब शायद उसका डिटेल अपने को मिल सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले डेटा फिलहाल अवेलेबल अपने पास नहीं है। सो इम्प्रूवमेंट देखने के बाद और किसी प्रकार की न्यू कंप्लेंट्स नहीं है, आई अगेन रिपीट द सिलिका 1 m फॉर 2 वीक्स। दिस वाज द लास्ट फॉलोअप जहाँ पे हमने पेशेंट को अपियर किया। अभी पेशेंट ये जो ट्रीटमेंट है ऑन गोइंग है, तो आगे के फॉलोअप में जब पेशेंट आएगा तो वी विल सी। दिस इज द केस नंबर 1। नाउ आई प्रेजेंट टू यू केस नंबर 2। ही इज मिस्टर BRR। तो मिस्टर भरत जो है ही इज एज 28 years male, ही इज अगेन सिंगल, एजुकेशन ही इज ग्रेजुएटेड एंड हिज ऑक्यूपेशन इज बारटेंडर। बार में ये जो अल्कोहल है वो सर्व करने का काम करते हैं। इनके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अगर अपन बात करें तो बचपन से ही पेशेंट में बहुत सीवियर मूड स्विंग्स होना, इंटेंस एंगर आना और बहुत डेंजरस इम्पल्सिविटी, जैसे कि बहुत लापरवाही से तेजी से गाड़ी चलाना, सेल्फ हार्म करना, ये सब सिम्टम्स शामिल है। तो इन सब सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनको एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाया। तो और साइकेट्रिस्ट ने उनको बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के रूप में उनको डायग्नोस किया था।
एलोपैथिक ट्रीटमेंट में उनको मूड स्टेबलाइजर दिया गया, ठीक है ना। टैबलेट लैमिट्रोजिन टीडीएस उनको दिन में 3 बार दी गई। सो इनिशियली पेशेंट को थोड़ी सी इसमें राहत महसूस हुई। उनके जो जो फ्रीक्वेंट जो मूड जो उनके चेंज होते थे, उसमें थोड़ी सी कमी उनको महसूस की गई। लेकिन उनकी जो इम्पल्सिविटी है और खुद को जो चोट पहुंचाने, यानी कि जो सेल्फ हर्टिंग बिहेवियर जो है उनका, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं। और पेशेंट ने हमको ये भी बताया कि वो खुद से ही अपने आप से ही मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि वो ठीक हो गए हैं। तो ये भी एक, इसकी वजह से उनको इरेगुलर मेडिकेशन शुरू था। सो अगेन ही कंसल्ट माई फ्रेंड फॉर होम्योपैथिक कंसल्टेशन। तो उसमें हमारे जो फ्रेंड थे उनसे ऑनलाइन उन्होंने संपर्क किया था। और वो ऐसा कह रहे थे कि हम उनको एक ऐसा इलाज चाहिए पेशेंट को जिससे उनको डलनेस ना हो, जैसे कि अक्सर होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ होता है। एलोपैथिक मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट का जो मूड रहता है वो थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ था क्योंकि पेशेंट में डलनेस आ गई थी, पेशेंट सुस्त हो गया था वो मेडिसिन लेने के बाद। पेशेंट कहता था कि हमको सुस्ती आ रही है वो मेडिसिन लेने से, इसलिए वो ऐसी मेडिसिन चाहता था जिससे उसको डलनेस महसूस ना हो। सो अगेन माय फ्रेंड जो है, मेरा जो दोस्त है, साइकेट्रिस्ट एंड होम्योपैथ, उन्होंने उनके जो सिम्टम्स उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया था। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव जो नेचर था पेशेंट का, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब खुद की तरफ भी डिस्ट्रक्शन और आउटवर्ड डिस्ट्रक्शन, जैसे कि रेकलेस गाड़ी चलाना, बाइक को इस एक पहिए पे उठा के चलाना, इस तरह का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है उनका इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो थोड़ा सा ओवरलुक हो गया। सो उनको नक्सोमी का 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया गया था। तो उसका आउटकम ये निकला नक्सोमी का देने का, कि पेशेंट को थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज और थोड़ा सा ट्रांजिएंट रिलीफ मिला था इन हर कंप्लेंट्स। लेकिन वायलेंट रेज, सेल्फ हार्म, ये सब चीजें उनकी एज क्यू रही, एज इट इज बनी रही। सो अगेन ये पेशेंट भी हमको रेफर किया गया था फॉर फर्दर इवेल्युएशन। तो जिसको हमने फिर बाद में ठीक से रिकेस्टिकिंग किया, एंड दिस वाज हिज चीफ कंप्लेंट्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि पेशेंट हैविंग प्रोफाउंड क्रॉनिक एम्प्टीनेस, पेशेंट बोलता है कि अंदर से मर गया हूं मैं, अंदर से डेड हो गया हूं, ऐसा मुझे फील होता है। दैट वाज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बाय द। सो ये एक बहुत फ्रीक्वेंट सिम्टम है पेशेंट में। पेशेंट हैविंग सेंसेशन ऑफ इंटरनल टेंशन, पेशेंट को लगता है कि, पेशेंट बोलते हैं कि मेरा सिर प्रेशर कुकर जैसा हो गया। तो हमने पूछा था कि प्रेशर कुकर जैसा फील होता था आप क्या करते हो, तो बोलता है मैं हाथ काट लेता हूँ। तो उसको जो इंटरनल टेंशन है, इंटरनल जो प्रेशर है, उसको रिलीव करने का उसका एक ही तरीका है कि ही सेल्फ हार्म हिमसेल्फ। पेशेंट ऑल्सो हैविंग फीलिंग ऑफ बबलिंग और बॉइलिंग इन ब्लड, बोलते हैं कि मेरा खून खौल जाता है जब मुझे गुस्सा आता है, ठीक है ना, एंगर्ड मैन। तो ऑल दिस कंप्लेंट्स आर रिलेटेड बाय म्यूजिक एंड डांसिंग। सो इम्पल्सिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस, ये भी इसके चीफ कंप्लेंट्स का एक हिस्सा है। फिजिकल जनरल्स की अगर अपन बात करें तो पेशेंट थोड़ा मॉडरेटली बिल्ड है, फेयर कॉम्प्लेक्स्ड है, एंड पर्सपिरेशन ऑफेंसिव है, क्रेविंग फॉर स्पाइसी फूड, एंड थर्मली ही इज चिली। पेशेंट का जो स्लीप है वो डिस्टर्ब है, पेशेंट स्लेप्ट फॉर 3 to 4 hours एंड ड्रीम्स आर अनरिमेम्बर्ड। अच्छा, जैसे ये पेशेंट हमने बताया कि ये पेशेंट जो है एक बार में नौकरी करता है। तो उनकी नौकरी का जो टाइमिंग है वो 6 से 3 बजे का है, शाम का 6 से सुबह 3 बजे तक का है। लेकिन उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी सो नहीं पाते और जगे रहते हैं। तो कभी कभी वो नींद लाने के लिए, स्लीप के लिए, कभी कभी अल्कोहल का भी सहारा लेते हैं। और बारटेंडर बनने के पहले वो एक कार शोरूम में एग्जीक्यूटिव थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। तो उनकी ड्यूटी उस समय भी डे में रहती थी, बट उस समय भी वो रात भर जगे ही रहते थे। तो दिस ये जो स्लीप डिस्टर्ब का जो पैटर्न है, ये क्रॉनिक है उनका। और उनका जो वर्किंग पैटर्न है या जो उनकी जो नौकरी है, उससे कोई सीधा संबंध यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो बचपन में व्हेन ही वाज 4 years old, he is suffering from chronic seborrheic otitis media and which is treated by allopathic medications. फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए तो फादर इज अल्कोहलिक एंड currently he is diabetic since 10 years on allopathic medication. Mother is also hypertensive since 12 years on allopathic medication.
लाइफ स्पेस। अभी हम यहाँ पे भी इस केस में भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो उनका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका लाइफ स्पेस में कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, और उससे हम डायग्नोसिस पे आने की कोशिश करेंगे। सो पारिवारिक माहौल अगर हम देखा जाए पेशेंट का, अगर फैमिली डायनेमिक्स देखा जाए, तो उनके फादर जैसे कि अल्कोहलिक हैं, अभी जस्ट हमने बताया, और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। और उनकी जो मदर थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हुआ है। ये पेशेंट ने बोला है कि मेरी माँ को डिप्रेशन था, बट वी कैन नॉट रिलेट कि वेदर शी इज सैड और शी इज एक्चुअली डिप्रेस्ड। तो वो डेटा हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। उनका फैमिली एनवायरनमेंट अगर अपन देखें, घर का एनवायरनमेंट अगर देखें, तो घर बहुत ही ज्यादा अशांत, केओटिक रहता था। और पेशेंट को बहुत निग्लेक्ट किया जाता था, और कभी कभी उनके फादर उनकी पिटाई भी करते थे आफ्टर टेकिंग अल्कोहल। सो इन सब वातावरण का उस बच्चे पे, इमोशनल स्टेट पे इफेक्ट ये हुआ कि पेशेंट में डिस्ट्रक्टिवनेस डेवलप हो गई है। वो अपने खिलौनों को पटक के तोड़ देते थे। वो खिलौने इसीलिए नहीं तोड़ते थे कि उनको ये जानना था कि कैसे बने हैं, मतलब उनके अंदर एक उत्सुकता नहीं थी। ठीक है, उनमें ये था कि इसको तोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनको अंदर से ऐसा अड़ जाता था कि सामने जो चीज मिली उसको तोड़ दिया जाए। और साथ में पेशेंट का एक हिस्ट्री भी था, जिससे पेशेंट डूइंग हेड बैंगिंग, अगर उनको गुस्सा आ जाए या कभी वो निराश हो जाए, तो वो अपना खुद का सिर पटकने लगते थे दीवार पे। फिर जब हम स्कूल लाइफ में आगे चलते हैं पेशेंट के, तो एकेडमिकली वैसे पेशेंट इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। उसकी वजह से उनके नंबर बहुत कम आते थे और फ्रिक्वेंटली फेल हो जाते थे। उनको कई बार स्कूल से सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि स्कूल में और क्लास में वो लड़ाई झगड़े करते थे। और क्लास में ही बिहेव लाइक एन क्लास क्लाउन। चालू लेक्चर्स में डिस्टर्ब करना टीचर्स को, कमेंट्स पास करना, ये सब चीजें वो करते थे। तो इसकी वजह से उनको बार बार स्कूल से सस्पेंड भी किया। सोशल इंटरेक्शंस की अगर अपन बात करें, तो शी इज बुली टूवर्ड्स लोअर एनिमल्स। और अपने जो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके ऊपर भी वो धौल जमाना, उनके साथ मारपीट करना, ये उनका बचपन से ये टेंडेंसी देखने को मिलती है। पेशेंट ऑल्सो हैविंग सेक्सुअल प्रिकॉसिटी ऑल्सो, बहुत अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 11, to be precise, he is very interested in sexuality, sexual related activities, and all those things, जिसमें वो he is very impulsive in that particular subject also. प्रोफेशनल लाइफ की अगर अपन बात करें, तो ही इज अ जॉब ऑफर। वो एक किसी जॉब पे टिकते नहीं हैं, वो फ्रिक्वेंटली जो है अपनी जॉब्स को चेंज करते रहते हैं। एंड ही कैन नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी। ही वर्क्स वेरी हाई इंटेंसिटी, बट इवन शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पेशेंट अभी फिलहाल बार टेंडिंग कर रहा है, इसके पहले ही इज इन सेल्स, उसके पहले वो डीजे थे क्लब में। सो इसमें अगर आप देखेंगे, तो इनकी जो जॉब की चॉइसेस हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वो एकदम एंटायरली डिफरेंट जॉब में चले जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे। पहले डीजे थे, फिर अचानक वो कार के शोरूम में सेल्स का काम करने लगे, फिर वो छोड़ दिया, अभी वो बार टेंडिंग का काम कर। सो इस तरह की जॉब हॉपिंग हमको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है पेशेंट। इसका पैटर्न ऐसा है कि पेशेंट कोई भी जॉब जब शुरू करता है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहता है, लेकिन बहुत जल्दी बोर्ड भी हो जाता है। वो काम की जगह पे अगेन ही क्रिएट अ सीन, सीनियर्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में किसी प्रकार का झगड़ा करेगा, और सडनली जो है जॉब को छोड़ दे। रिलेशनशिप में अगर अपन बात करें, तो पेशेंट थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। जैसे कि अभी जो करंट उनका जो रिलेशनशिप है, उसमें अगर आप देखें, तो अपने को वर्कर को ही वो डेट कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके क्लब में, या उनके जो जहाँ होटल जहाँ वो काम करते हैं, वहां पे कुछ लड़कियां हैं, और उनके साथ उनका झगड़ा हो गया। तो उस झगड़ों में उनकी, मतलब दैट पेशेंट की थोड़ी पिटाई हो गई। तो उन्होंने उसका सारा दोष अपने गर्लफ्रेंड पे कह मढ़ दिया, और उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ नहीं होती तो मेरी ये नौबत नहीं आती। तो अगर इस घटना को अगर अपन गहराई से और थोड़ा अगर इवेलुएट करें, जो हमने किया था, तो उसमें पता चला कि इन्होंने ही शुरुआत की थी झगड़ों की, इन्होंने उन लड़कों को गालियां दी थी, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय
जो सारा का सारा जो दोष है वो अपनी गर्लफ्रेंड पे डाल दिया। सो पेशेंट में हम ब्लेम शिफ्टिंग, मैनिपुलेशन, ये सब हम देख सकते हैं, जो कि पेशेंट का एक कनिंग नेचर को शो करता है, जो कि उसका एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है उनकी पर्सनैलिटी में। सो दीज आर द ओल्ड हेजिटेशन मार्क्स। जैसे मैंने आपको कहा कि पेशेंट जो है बहुत इम्पल्सिव है, और वो अपने आप को कट कर लिया करती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका दिमाग से प्रेशर कुकर हो गया है, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या किया जाए, तो वो अपना हाथ काट लेते थे। तो दीज आर द फोटोग्राफ जिसमें आप उनके फोर आर्म पे मल्टीपल कट्स और मल्टीपल इंजरीज देख सकते हैं। ये सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं जो पेशेंट ने खुद की है। So when we, so what's the diagnosis then? So diagnosis is patient is borderline personality disorder, as you can see कि आईसीडी क्राइटेरिया और जो पेशेंट की एविडेंस है जिसमें हम देख सकते हैं कि आईसीडी क्राइटेरिया के हिसाब से पेशेंट डिस्टर्बेंस इन अनसर्टेनिटी अबाउट हिज सेल्फ इमेज, एम्स एंड इंटरनल प्रेफरेंसेस। इसमें अगर आप देखें तो ये सेम चीज जॉब हॉपिंग के साथ पेशेंट को इंटरनल एम्प्टीनेस आता है, ये पेशेंट की लाइफ में है। पेशेंट हैविंग क्लासिक स्प्लिटिंग बिहेवियर। स्प्लिटिंग बिहेवियर का मतलब होता है अनस्टेबल रिलेशनशिप, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व होते नहीं है, और बहुत फ्रिक्वेंटली स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं उनके हर प्रकार के रिलेशन में। तो स्प्लिटिंग बिहेवियर हमारे केस में बहुत कॉमन है। पेशेंट ऑल्सो गिविंग रिकरिंग थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ सेल्फ हार्म, तो जो हमारे केस में भी दिखता है हमको सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। एंड अगेन पेशेंट हैविंग क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, पेशेंट बोलते हैं कि मैं अंदर से खाली हूँ, अंदर से मर गया हूँ, ऐसा पेशेंट को फील होता है। सो ये सब चीजें अगर अपन कंसिडरेशन में ले, तो पेशेंट का डायग्नोसिस होता है बॉर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी अपन देख सकते हैं जो इसके बहुत क्लोज कमिंग आती है, जैसे कि बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, जो कि उनके साइकेट्रिस्ट ने इनिशियली डायग्नोस किया था। सो इसमें पेशेंट के जो एपिसोड रहते हैं मैनिया और डिप्रेशन के बीच में मूव होते रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। पर हमारे केस में रेज और एम्प्टीनेस ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रेट है उसमें, उनके नेचर में, और एपिसोडिक फ्लक्चुएशंस नहीं होते, इसलिए हमने बाइपोलर 2 डिसऑर्डर को रूल आउट किया। एडीएचडी की बात करें तो हमारे पेशेंट में रेस्टलेसनेस, हरीडनेस ये सब है, लेकिन उनके अनस्टेबल रिलेशनशिप्स, सेल्फ हार्म बिहेवियर, स्प्लिटिंग नेचर, कनिंग नेचर, ये एडीएचडी का पार्ट नहीं होता है। तो ये हमारे पेशेंट में है, इसलिए हमने एडीएचडी को भी यहाँ रूल आउट किया था। दो आवर पेशेंट इज वेरी फिजिकली एंड मेंटली आर वेरी रेस्टलेस। एंड थर्ड डायग्नोसिस जो बहुत क्लोज कमिंग आता है इसमें, दैट इज इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। लेकिन इसमें हमारे केस में जो बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, सेंट्रल आइडिया है उसके डायग्नोसिस का, इट इज क्रॉनिक इंटरनल डेडनेस। ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है। दो हमारे पेशेंट में रेज, एंगर, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, हार्म टू अदर्स, जो कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में की क्लिनिकल फीचर्स हैं, लेकिन क्रॉनिक इंटरनल डेडनेस जो है, इसको अगर अपन काउंट करें तो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर यहाँ पे रूल आउट हो जाता है। सो आफ्टर रूलिंग ऑल दिस डायग्नोसिस, we come to a final diagnosis our, that is what, the borderline personality disorder. सो यहाँ पे हमने जो पेशेंट के जो क्लिनिकल सिम्टम्स थे उसको रुब्रिक्स में कन्वर्ट किया है। डिस्ट्रक्टिवनेस, इंजर टू हिमसेल्फ, एंग्जाइटी, हरीड ऑक्यूपेशन इन कनिंग नेचर, जो हमने मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो आपको बताया था। म्यूजिक एम्बलोरेशन, पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस, लेग्स का प्रॉब्लम है, एंड पेशेंट डिजायर फॉर स्पाइसी फूड और पंजेंट थिंग। तो इन चीजों को अगर अपन रेपर्टाइज करते हैं, तो फर्स्ट क्लोज कमिंग रेमेडीज tarantula, tubing, and lachesis. So our final selection of remedies tarantula, uh, by considering all these features, potency again 1M, क्योंकि पेशेंट का जो ससेप्टिबिलिटी है और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स अपने को देखने मिल रहा है, इसलिए हायर पोटेंसी को सिलेक्ट किया गया है। एंड दीज आर फ्यू फॉलोअप क्राइटेरियाज, जिसमें हम impulse control, reduction in self harm, physical restlessness, and improvement in sleep quality,
इन चार चीजों को हम इवेलुएट करने वाले थे आफ्टर गिविंग टेरेंटिला ड्रग। सो पेशेंट हमारे पास पहली बार आया था इस महीने की 4 तारीख को। उस दिन केस डेफिनेशन किया गया था और उसी दिन टेरेंटिला हिस्पैनिका 1 ml उनको सिंगल डोज दिया गया था। आफ्टर गिविंग टेरेंटिला पेशेंट का इम्पल्स कंट्रोल में कोई चेंज नहीं था। रिडक्शन इन सेल्फ हार्म उस वो इवेलुएट नहीं हो पाया था। लेकिन फिजिकल रेस्टनेस और स्लीप क्वालिटी में 20-20% इंप्रूवमेंट। पेशेंट ने ऐसा कहा कि थोड़ा सा स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्लीप का जो ड्यूरेशन था 4 से 5 घंटे जो पहले सोते थे, ड्यूरेशन अभी भी उतना ही है। सिर्फ स्लीप का क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ऐसा पेशेंट ने हमको नोटिफाई किया। सो अगेन हमने सेम मेडिकेशन रिपीट किया था फॉर 1 वीक। सो आफ्टर 1 वीक 22 तारीख को, मतलब अभी कुछ दिन पहले की ये बात है, तो उसमें पेशेंट ने ऐसा कहा कि लास्ट वीक उसका उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था बिफोर द थर्ड फॉलो। तो झगड़े के बीच उन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उनको ये कहा था कि हम हाथ काट लेंगे, लेकिन असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया था। पहले पेशेंट सच में खुद को चोट पहुंचा लेते थे, लेकिन अब वो सिर्फ धमकी दे रहे थे। और हमने उनका फोरम का भी जांच किया तो उसमें कोई न्यू हेजिटेशन मार्क हमको नहीं दिखा। तो उनका जो हेजिटेशन है, उनका जो इम्पल्स कंट्रोल है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है बाय दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो उसको हमने इम्प्रूवमेंट काउंट करके अगेन टेरेंटियोला हिस्पैनिका जो है 1 ml प्रिस्क्राइब किया था फॉर 1 वीक। इसके बाद का जो मेडिसिन है वो पेशेंट का ऑनगोइंग है, तो विल सी। सो नाउ कम टू द पार्ट के हमको, मतलब एज ए फिजिशियन हमको इन दो केसों से क्या सीखने मिला। तो पहली जो हमारे जो लर्निंग है वो ये है कि ऐसे केसेस को डील करते समय हमको जनरली हम लोग जनरली अक्यूट केस और फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स पे फोकस करते हैं, और पेशेंट के जो कोर सिम्टम्स है वो कई बार हमारे से निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमको उस पर ही फोकस करने की आवश्यकता है। बहुत सारे होम्योपैथ्स में फॉर्मल साइकेट्रिक स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, फॉर्मल साइकेट्रिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका थोड़ा लैकुना देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी कई बार कोर मेंटल सिम्टम्स और डायग्नोसिस हमसे मिस हो जाते हैं। एंड थर्ड चीज हमको सीखने मिली इन दोनों केसेस से कि कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है मेंटल रिपोर्ट्स का। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि फोकस ऑन अक्यूट ऑन फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स, तो इसमें असली दिक्कत ये आती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में कि ये सिम्टम्स अचानक नहीं आते। ये मरीज के स्थायी स्वभाव का हिस्सा होते हैं। लेकिन एज अ होम्योपैथ हम लोग वी फोकस ऑन चेंजेबल इंटेंस एंड पिक्यूलर सिम्टम्स, क्या कि उनको मिनिमम पे जाना है। तो कई बार पेशेंट की जो कोर स्वभाव है, जो जिससे हम पेशेंट का डायग्नोसिस करने वाले हैं, वो हमसे मिस हो जाता है। और वो मिस होने की वजह से डायग्नोसिस तो हमारा मिस होता ही है, साइड बाय साइड हमारा जो मेडिसिन सिलेक्शन है वो भी थोड़ा सा चूक जाता है। बिकॉज हम उनके जो कोर वैल्यूज है, जो उनके जो कोर स्वभाव है, उसको हम कई बार इवेलुएट नहीं कर पाते। और उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि मोस्ट ऑफ द जो होम्योपैथ्स हैं हमारे, वो प्रॉपर साइकेट्रिक स्क्रीनिंग, प्रॉपर साइकेट्रिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसमें वो थोड़े से लैग करते हैं। सो उसकी वजह से होता यह है कि क्लियर सिम्टम्स, ट्रैकिंग मेंटल सिम्टम्स वो कई बार हमको मिलते नहीं है। हम अगर व्यवस्थित तरीके से स्क्रीन नहीं करते तो हमें मरीज के लक्षण बहुत ऐसे स्कैटर्ड लगते हैं जो हम इजीली उसको छोड़ देते हैं। तो उससे ओवरऑल कम करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम एक स्ट्रक्चर्ड साइकेट्रिक स्क्रीनिंग करें, ताकि हम पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उसकी जड़ पे जाएं और उस पर प्रॉपर से मिनिमम पे हम अराइव हो सके। एंड द लास्ट थिंग इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंटल। अभी जैसे केस नंबर 1 में हमने देखा था कि पेशेंट कहता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोगों से मिलने में डर लगता है। क्यों मिलने को डर लगता है? कि जैसे क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा वो पेशेंट बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग सिम्टम ले सकते हैं एंजाइटी कंपनी इन, ये रूब्रिक ले लेते हैं। ये सही है,
ये रूब्रिक सही है इस पर्टिकुलर सिम्टम के लिए, लेकिन पेशेंट में इस पर्टिकुलर सिम्टम के साथ आने वाली जो फिक्स्ड आइडियाज है, पेशेंट के साथ आने वाली जो इनएडिक्वेसी है, पेशेंट का जो पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, वो चीज इसमें मिस हो जाती है अगर अपन सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करने की बात करें तो। सो निष्कर्ष में यही होता है कि सिर्फ वर्ड्स को रूब्रिक में ना बदला जाए, लक्षणों की जो गहराई है, सिम्टम्स की जो गहराई है, उसके पीछे की जो पैथोलॉजी है, उसके पीछे का जो कोरिलेशन है, उसको समझे। और एक साधारण घबराहट को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होने वाली घबराहट में बहुत अंतर होता है, हमको ये भी समझने की आवश्यकता है, ताकि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लाइक जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो हमसे मिसडायग्नोस ना हो जाए या पुअरली ट्रीट ना हो जाए। दैट वाज माय प्रेजेंटेशन एंड माय लर्निंग। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच हमको होना चाहिए, और पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसको हमको समझ के ठीक तरीके से इवेल्युएट करके हमने एक सही डायग्नोसिस और एक सही मिनिमम पे आना चाहिए। दैट वाज माय लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर केस। ओवर टू यू मैम। यस डॉक्टर विपाक्षी, बहुत अच्छे आपने केस प्रेजेंट किए विद डिटेल्ड केस हिस्ट्री और केस टेकिंग, और उसके छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं वही माइन्यूट डिटेल्स जो होते हैं जो केस टेकिंग में मैटर करते हैं, और उसी के थ्रू हम मेडिसिन निकाल पाते हैं। और यही सबसे ज्यादा टीडियस जॉब होता है एक होम्योपैथ के लिए, कि वो निटी ग्रिटीज को देखना और उनके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको देख के मेडिसिन का चयन करना। यस। ऑब्वियसली, और जो कैंट रिपर्टरी या फिर जो मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे जब हम मेडिसिन निकालते हैं तो काफी सारी मेडिसिन आती हैं हमारे पास, रिपर्टरियल एनालिसिस में भी आती है, फिर उसमें से भी हमें चूज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द कि केस क्या पिक्चर दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब यस। से वो सबसे मुश्किल काम होता है। और उसके साथ साथ अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप कुछ रिजल्ट ला पा रहे हैं और कुछ ला रहे हैं तो वो बहुत कमेंडेबल है। क्योंकि एलोपैथिक में तो दे जस्ट गिव सिडेटिव्स, या तो सिडेटिव देते हैं या फिर ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगा पेशेंट, या फिर जहाँ पे डिप्रेशन होता है उसको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी आ जाती है वहां पे। मतलब इट्स काइंड ऑफ, मतलब जो बोलते हैं ना वो कॉन्ट्रैरी का, कॉन्ट्रैरिया यस। यस। कॉन्ट्रारिस का जो है वो परफेक्ट एग्जांपल आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। कि जो एंजाइटी का बिल्कुल। पेशेंट है उसको आप बिल्कुल सुला दोगे, और जो डिप्रेसिव फेज में है या उस फेज में है उसको हाइपर एक्टिव किस तरह से बनाना है। लेकिन बीच का जो पार्ट है वो होम्योपैथी हमें देती है, वो उसको अपने ही पैरों यस। पे खड़े करके उसको एक बैलेंस्ड तरीके से करती है, बशर्ते हमारे मेडिसिन का चयन सही हो, वो उसको मेंटली हिट कर जाए, तो वहां पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। Yes. सो एट द और एंड मैम आई साइकोलॉजिकल वुड लाइक टू। डिसऑर्डर्स एक बहुत बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। मैंने खुद पीजी डिप्लोमा किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो हम वहाँ पे काउंसलिंग और साथ ही साथ और भी मेथड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइकेट्रिक के साथ टाई अप करके, साइकोलॉजिस्ट के साथ टाई अप करके वी कैन, जो उनके क्वेश्चनर्स होते हैं वो आप बिफोर एंड आफ्टर आप उसको कीजिए। बिफोर होम्योपैथिक मेडिसिन और फिर अपनी मेडिसिन दीजिए, फिर बाद में दीजिए, तो वो बिहेवियर, वो जो स्कोर्स होते हैं स्पेशली इन एडीएचडी, ऑटिज्म, वहाँ पे जो स्कोर्स होते हैं उसमें आपको डिफरेंस पता चलता है। तो बहुत ही अच्छा सेशन था डॉक्टर विपाक्षी का। थैंक यू। किसी और का कोई और क्वेश्चन हो या कोई इनपुट देना चाहता है तो जरूर दे सकता है। ओके ओके, यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा है। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर विपाक्षी आप कोई और केसेस शेयर करना चाहते हैं जो आपने Actually, ma'am, I have multiple cases, but जो भी for जैसे this, ये कोई और केस, कोई भी मेंटल एडीएचडी का या फिर जिसे कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, वो आप शेयर कर सकते हैं।
एक्चुअली मैम है मेरे पास मल्टीपल केसेस, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर राइट नाउ। नहीं, आप ओरली भी आप वैसे बोल देंगे तो जी। दैट विल बी अ गुड लेसन। उससे भी हमें सीखने को कुछ मिलेगा। ओके। एक्चुअली मेरे पास एक कोरिलेशन है, मीन्स एक मेरे पास एक केस है। शी यहाँ इज पे आई थिंक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 21 डिप्लोमा ओल्ड अच्छा है फीमेल। या एमडी अच्छा है? सर एक्चुअली व्हाट इट्स इज गुड? डिपेंडिंग ऑन मैम के। यस। मैम it's completely depend on what's his focus area, whether he यस। wants to do a psychological counseling or whether he wants to be a homeopathic psychiatrist। उनका यस। एम क्या यस। है? अगर उनका एम साइकेट्री प्रैक्टिस करना है, देन ही विल ऑप्ट फॉर एमडी साइकेट्री। बट इफ हिज एम इज कि ही इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दैट पेशेंट एंड उनको सिर्फ काउंसलिंग में थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, या हम्म। वो मेस्मेरिज्म वाला पार्ट जो है उसको अगर उनको फर्दर इवेलुएट करना है, देन साइकोलॉजी डिप्लोमा जो है, दैट इज वेरी, बहुत ही अच्छा एक कोर्स है। हाँ जी, आज इट्स की डेट कम्प्लीटली में जैसे डिपेंडेंट मैम जो के लोग, उनका हाँ फोकस एरिया क्या हाँ, जो लोग एमडी, जैसे एमडीज ये होता है कि आपको फिजिकली जाके करनी पड़ती है आजकल। जैसे जो लोग फिजिकली जाके नहीं कर सकते हैं, जैसे काफी वुमेन फोक होता है जो आफ्टर मैरिज दे कैन नॉट गो देयर फिजिकली एंड डू द एमडी कोर्सेज। तो उनके लिए ऑनलाइन डिप्लोमा एक तरीके का एडवांटेज होता है वहाँ पे। और वैसे भी जो आपका साइकोलॉजिकल पार्ट है, होम्योपैथी आधा आपको साइकोलॉजिस्ट बना देता है। होम्योपैथी अगर आप पढ़ रहे हैं, है। ऑर्गेन पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी तो वैसे ही आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा, ऑब्वियसली एमडी और उसकी गुड स्टडी है, इट्स अ डीपर स्टडी ऑफ द सेम थिंग। तो ऑब्वियसली एमडी अगर कोई कर सकता है तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन देन डिप्लोमा। लेकिन अगर आप एमडी नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्लोमा भी आपको एक इंसाइट दे देता है। एक हाफ एमडी होती है एक तरीके से डिप्लोमा, जिसपे आपको काफी कुछ मिल बिल्कुल। सकता है। जी। एक्चुअली हाफ एमडी में अपना ऑर्गेनल में ही हो जाता है, अगर आप हाँ। एफोरिज्म 210 से यस। 230 अगर आप देखें वन साइडेड मैंने डिसीज, वही कहा ना, तो होम्योपैथी मैक्सिमम। पढ़ के आप आधे हाँ। साइकोलॉजिस्ट तो वैसे ही हो जाते हैं। जी जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम एट द एंड आई वुड लाइक हाँ, टू हमारे पास एक्नॉलेज। 7 मिनट्स बचे हैं। आप कोई छोटा सा केस शेयर है क्या? हाँ, ओके, श्योर करना श्योर चाहें श्योर। बस, नहीं तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा केस शेयर कर सो दूंगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। सो so I have a case of a female. She is 21 years female, and हम्म। she comes to my क्लिनिक। और उनके फादर जो थे वो बहुत ही पैनिक सिचुएशन में उनको लेके आए। पैनिक ऐसा कि हम्म। उनका प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो मेरे क्लिनिक के पास में रहते, मुझे जानते थे, तो हॉस्पिटल में जाने के पहले वो पहले मेरे कॉलेज में, मेरे मेरे इंस्टीट्यूट में लेके आए। तो उन्होंने आने आते ही जो प्रेजेंटेशन था पेशेंट का, वो ऐसा था कि अ, जैसे किसी पेशेंट को फीट्स आते हैं, जैसे अपन कहते हैं जीटीसी, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, उस तरह का उनका प्रेजेंटेशन था। पेशेंट के हैंड्स वाज क्लींच्ड, शी इज नॉट स्पीकिंग, उसका जो जॉ था वो लॉक था, एंड प्रॉपर एक जनरलाइज्ड जीटीसी का जो प्रेजेंटेशन होता है, वो उसका प्रेजेंटेशन डॉक्टर था। विपाक्षी, और वो आप मेरे अपना क्लिनिक पहले में थे प्रेजेंटेशन इनिशियली। हटा दीजिए। डॉक्टर विपाक्षी, अपना प्रेजेंटेशन हटा ओके दीजिए। ओके मैम, श्योर यस। श्योर श्योर श्योर। ओके। सो इनिशियली जब वो पेशेंट हमारे पास आया था, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन वही था, तो हमको ऐसा लगा कि वेदर शी इज हैविंग एंड जीटीसी अटैक। तो हमने इनिशियली उनको कहा था कि आप पहले इनको हॉस्पिटल ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि पहले आप सर एक बार चेकअप कर लीजिए इनका, तो और हो सके तो हम यहीं से हमको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो जब हमने उनका चेकअप किया, तो उसमें बहुत दो तीन जो पॉइंट्स थे, जो जीटीसी की कोर फीचर्स है, वो मिसिंग थे। जैसे आप अगर देखें कि जीटीसी में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सडनली फॉल्स आउट हम्म। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बैलेंस, पेशेंट पास यूरिन एंड स्टूल इन हिज क्लोथ्स, ये दो चीजें एब्सेंट थी। पेशेंट का फॉल का हिस्ट्री नहीं था, और प्रीवियसली कोई जीटीसी का हिस्ट्री नहीं था।
पेशेंट को पहली बार आया था एट द एज ऑफ 21, विच इज वेरी अनलाइकली। सो इन सब चीज़ों को जब हमने इवेलुएट किया और देखा कि कोई पेशेंट को कोई हेड इंजरी नहीं है, पेशेंट का टंग एग्जामिन किया हमने, तो टंग बाइटिंग का कोई फीचर हमको देखने नहीं मिला। सो वो आधा फीचर जीटीसी के दे रहे थे, और जो कोर फीचर्स है जैसे कि टंग बाइटिंग, हिस्ट्री ऑफ फॉल, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन, ये सब कोई फीचर्स उनमें नहीं थे। तो ये सिमिलर फीचर्स जो है कन्वर्जेंट रिएक्शन नाम का एक डायग्नोसिस होता है साइकेट्री में, उसके ये क्लासिकल सिम्टम्स। सो दैट पेशेंट इज कन्वर्जन रिएक्शन में आई थी। एंड कन्वर्जन रिएक्शन में जैसे कि आपको पता होगा मैम कि मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन इज एक्सट्रीम एंजाइटी। एक्सेसिव एंजाइटी अटैक के बाद पेशेंट इज गोज इनटू द लैंड अप इनटू द कन्वर्जन रिएक्शन। सो कन्वर्जन रिएक्शन में जब हमने फर्दर उनके फादर से इवेलुएट किया, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये बच्चे 10th में है, मोस्ट प्रोबेबली शायद 10th में थी उस टाइम पे, तो उसका रिजल्ट आने वाला था। सो जस्ट बिफोर 2 to 3 days बिफोर शी हैड डेवलप दिस, क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर शायद वो फेल हो जाएंगे फेल हो तो जाएंगे। शायद फादर उनको चिल्लाएंगे या मार सकते हैं या डांट सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस एक्सट्रीम एंजाइटी वो इतना ज्यादा उनके बॉडी में बिल्डअप होगा कि दैट शो इन फिजिकल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन रिएक्शन। फर्दर इवेलुएट किया गया तो शी इज ऑल्सो हैविंग वेरी इंटेंस टीनिया ऑन हर ग्रोइंग रीजन्स। तो हमने तो एग्जामिन नहीं किया, लेकिन फोटोग्राफ्स देखे थे हमने। सो हमने जब इन सब चीज़ों को कंसीडर किया, इंटेंस टीनिया का काउंट किया, तो पेशेंट को हमने सीपीआर प्रिस्क्राइब किया था, सीपीआर 200 सिंगल डोज। क्योंकि आप अगर टीनिया के अगर अपन फीचर्स देखें जैसे कि पर्सपिरेशन एग्रेवेशन, वार्मथ ऑफ बेड एग्रेवेशन, ठीक है ना, तो वो सीपिया में भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है स्किन में, और पेशेंट में भी वो जैसे शी सफरिंग फ्रॉम टीनिया, सो उसमें वो फीचर्स थे। और एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से इस तरह का जो मेंटल बैकग्राउंड था, ये भी हमको सीपिया के मेंटल कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलता है। सो ये एक बहुत क्लासिकल केस था जो हमारे ओपीडी में आया था, और ये थोड़ा 6 महीने पुरानी बात है। सो दैट वाज द वेरी मतलब अच्छी लर्निंग थी हमारे लिए कि कन्वर्जन रिएक्शन का केस देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम ट्रेन नहीं होते साइकेट्रिस्ट में, साइकेट्री में, तो शायद हमको लगता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जीटीसी, हम सीधा पेशेंट को रिफर कर देते कि आप सीधा इसको हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए क्योंकि उसको फीट आई है। बट हम्म। तो वी नो सम बेसिक नॉलेज ऑफ साइकेट्री, तो उसका एक काफी अच्छा फायदा होता है इन पेशेंट मैनेजमेंट, एंड पेशेंट को ट्रीटमेंट में काफी फायदा होता है मैम उससे। So that was my बिल्कुल। one of the good case which is treated by CPR 200. यस। ओके। यहाँ पे जो आपने मेडिसिन सिलेक्ट किया वो सिर्फ टीनिया के बेसिस पे किया, मतलब और कोई मेंटल सीपिया का नहीं नहीं मैम, सिम्टम्स? मेंटल सिम्टम्स भी हमने काउंट किए थे। अभी क्या एग्जैक्टली वो केस मेरे सामने आता है, आई कैन गिव द ओके मोर डिटेल्स। ओके तो ओवरऑल जो थोड़ा थोड़ा याद है मैंने वो बताया मैम। ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपिया। वैसे अगर हम देखें तो एंजाइटी ऑब्वियसली उसमें होता है, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं और अलग तरह की ड्रग पिक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन्स में सीपिया देना मतलब इट्स लाइक रेरिटी। तो लेकिन सीपिया ने ही उसको, आप कह रहे हैं कि इसको हील किया होगा, तो फिर ये दिखाता है ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी को कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है एंड ऑफ द डे। और बिल्कुल। कौन सी जो मतलब एज सच क्लिनिकली मेंशन नहीं है कन्वर्जन सीपिया की ड्रग, उसमें आपकी जो प्रूविंग्स है उसमें मेंशन नहीं है थेरेप्यूटिक्स में या उसमें। लेकिन यहाँ पे सीपिया क्योंकि वो इंडिकेटेड थी तो उसने ऑब्वियसली उसको केस को इम्प्रूव किया होगा। तो डॉक्टर विपाक्षी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज इतने अच्छे केसेस हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए, और कैंट एनालिसिस। और आशा करती हूँ आगे भी इस तरह के केसेस हमारे साथ शेयर करेंगे साइकेट्रिक बैकग्राउंड के साथ, और कंबाइनिंग साइकेट्री एंड होम्योपैथी। तो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन डॉक्टर विपाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू इसी के मैम, थैंक यू। साथ हिंदी सेशन हमारा ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर मनोज। धन्यवाद। Thank you, Dr. Neha Kakar, and all those participants in Hindi session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1946th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute.